कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन, क्या कांग्रेस ने बचा ली अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र और मैं हूं ओपी वशिष्ठ। दोस्तों, कर्नाटक की राजनीति में इस समय बहुत बड़ा घटनाक्रम चल रहा है। कर्नाटक में लंबे अरसे से चल रही सियासी टग ऑफ वार आखिर अपने अंजाम को प्राप्त हुई। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कांग्रेस हाईकमान के पूरे आदेश को अधूरे रूप में असहज मन से स्वीकार कर लिया। अपने शीर्ष नेतृत्व के कहे अनुसार अपने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र राज्यपाल को सौंप दिया, लेकिन कर्नाटक छोड़कर राज्यसभा का सदस्य बनने से इनकार कर दिया सिद्धरामैया ने। यही था दिल्ली हाईकमांड के आदेश का दूसरा आधा भाग जो सिद्धरामैया ने नहीं माना। उनकी जगह अब डीके शिवकुमार कर्नाटक की कमान संभालेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बैठेंगे सदन में, संभवतः एक विधायक के तौर पर। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार बनेंगे या कोई और। असल सवाल ये है कि कांग्रेस अपनी अंदरूनी लड़ाई को सही ढंग से संभाल पाई है या फिर आने वाले समय में यही बदलाव उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है। क्योंकि आज की तारीख में कांग्रेस के लिए कर्नाटक सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि यह प्रदेश मौजूदा हालात में कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है। और अगर यहाँ अस्थिरता बढ़ती है तो उसका असर सीधे 2029 की राजनीति तक दिखाई दे सकता है। दोस्तों, पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। साल 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुए थे। कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की थी, लगभग एक तरफा जीत थी यह। बीजेपी काफ़ी पीछे रह गई और कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। लेकिन सरकार बनते ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक तरफ से सिद्धरामैया, जिन्हें एक बड़े जनाधार वाला नेता माना जाता है, ग्रामीण के क्षेत्रों में उनकी पकड़ मजबूत रही है और कांग्रेस के पारंपरिक वोटर उन्हें पसंद करते हैं। तो दूसरी तरफ थे डीके शिवकुमार, जिन्होंने लंबे समय तक संगठन को खड़ा किया, कार्यकर्ताओं को जोड़े रखा, चुनावी रणनीति भी संभाली और पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। यानी एक तरफ जनाधार वाला नेता सिद्धरामैया और दूसरी तरफ संगठन शक्ति का कर्ता धर्ता डीके शिवकुमार। कांग्रेस हाईकमान के सामने उस समय बड़ी चुनौती थी। अगर किसी एक को पूरी तरह नज़रअंदाज किया जाता तो पार्टी के भीतर बड़ा असंतोष पैदा हो सकता था। इसलिए उस समय एक संतुलन वाला रास्ता निकाला गया। सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री बनाया गया और डीके शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री। उस समय से ही राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा चल रही थी कि 2.5 साल का फार्मूला तय हुआ है। यानी पहला आधा कार्यकाल सिद्धरामैया का होगा और उसके बाद डीके शिवकुमार का। अब सरकार को बने लगभग 2.5 साल पूरे हो चुके हैं और अब वही चर्चा फिर से तेज हो गई। बताया जा रहा है कि हाल ही में एक अहम बैठक हुई जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। उसी दौरान सत्ता परिवर्तन को लेकर संकेत दिए गए। दिल्ली में भी लंबे समय से बातचीत चल रही थी और डीके शिवकुमार समर्थक दिल्ली में लगातार दबाव बना रहे थे कि अब वादा पूरा किया जाए। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। कांग्रेस के लिए कर्नाटक क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस की सरकारें सिर्फ 4 राज्यों में बची हैं और उनमें भी कर्नाटक सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली राज्य माना जाता है, राजनीतिक रूप में भी, आर्थिक रूप से भी और संगठनात्मक तौर पर भी। यही वे राज्य है जहां कांग्रेस ने सीधे बीजेपी को हराकर सत्ता हासिल की थी। इसलिए अगर यहाँ कोई बड़ा विवाद होता है तो उसका असर राष्ट्रीय विपक्षी राजनीति पर भी पड़ सकता है। अब बात करते हैं डीके शिवकुमार की। आखिर वह इतने प्रभावशाली क्यों माने जाते हैं? देखिए, कर्नाटक कांग्रेस के अंदर संगठन पर उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत मानी जाती है। कार्यकर्ताओं से संपर्क, चुनाव प्रबंधन, विधायकों को एकजुट रखना, संकट के समय रणनीति बनाना, इन सब मामलों में उन्हें बेहद सक्षम नेता माना जाता है। आपको 2019 का महाराष्ट्र राजनीतिक संकट याद होगा, जब ये चल रही थी कि कई कांग्रेस विधायक टूट सकते हैं और सरकार बदल सकती है महाराष्ट्र में। उस समय कांग्रेस और सहयोगी दलों के विधायकों को सुरक्षित रखने में डीके शिवकुमार की बड़ी भूमिका बताई गई थी। तब से उन्हें पार्टी का संकट मोचक भी कहा जाने लगा। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर डीके शिवकुमार इतने मजबूत थे तो उन्हें 2023 में मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? उसका कारण भी राजनीतिक था।
उस समय कांग्रेस को डर था कि अगर जीत के तुरंत बाद सिद्धारमैया को किनारे किया गया तो पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ सकता है, उनके समर्थक विधायक नाराज हो सकते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव भी सिर पर थे, इसलिए कांग्रेस कोई बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहती थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। एक तरफ डीके शिवकुमार समर्थकों का दबाव लगातार बढ़ रहा था, दूसरी तरफ कांग्रेस नेतृत्व भी चाहता था कि अंदरूनी टकराव ज़्यादा बड़ा रूप लेने से पहले समाधान निकाल लिया जाए, इसको आगे ना बढ़ने दिया जाए। इसके अलावा एक और राजनीतिक गणित भी है। 2028 में फिर विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस शायद यह सोच रही हो कि समय रहते नया चेहरा लाकर एंटी इनकम्बेंसी का असर कम किया जाए। बीजेपी भी कई राज्यों में ऐसा करती रही है। मुख्यमंत्री बदलकर जनता के सामने नया नेतृत्व प्रस्तुत किया जाता है ताकि सरकार के खिलाफ बढ़ती नाराजगी को नियंत्रित किया जा सके। अब सबसे दिलचस्प मुद्दा, संविधान के अनुसार अब आगे क्या होगा। सिद्धारमैया इस्तीफा दे चुके हैं। सूत्रों अनुसार इस्तीफा राज्यपाल ने स्वीकार भी कर लिया है। अब कांग्रेस विधायक दल अपना नया नेता चुनेगा। क्योंकि कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है, इसलिए नए चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यानी सरकार वही रहेगी, कांग्रेस की रहेगी, सिर्फ चेहरा बदलेगा। इसके बाद राज्यपाल नए नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे और फिर शपथ ग्रहण की प्रक्रिया होगी। अब एक आखिरी महत्वपूर्ण बात, अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं तो क्या सिर्फ वही पद छोड़ते हैं? नहीं, हमारी संसदीय लोकतंत्र में पूरी मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करती है। इसलिए जब मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं तो पूरी कैबिनेट प्रभावी रूप से समाप्त मानी जाती है। डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसके बाद नई कैबिनेट बन सकती है। कौन मंत्री रहेगा, कौन बाहर जाएगा, किसे बड़ा विभाग मिलेगा, ये सब नई राजनीतिक समीकरणों के आधार पर तय होगा। मंत्रिमंडल बनाना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है और यहीं से शुरू होगी कर्नाटक कांग्रेस की नई राजनीति। अब देखना यह होगा कि यह बदलाव कांग्रेस को और मजबूत करता है या फिर अंदरूनी खींचतान आने वाले समय में नई मुश्किलें खड़ी करती है। आपको क्या लगता है, क्या डीके शिवकुमार कर्नाटक में कांग्रेस को और मजबूत करेंगे या ये बदलाव भविष्य में पार्टी के लिए चुनौती बन सकता है? क्या पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की सदन में उपस्थिति डीके शिवकुमार को सहज होकर काम करने देगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे तथ्यपूर्ण विश्लेषण आप तक लगातार पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।